हिमालय से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि गंगोत्री ग्लेशियर जो हैं वो 1935 से लेके अब तक 1700 मीटर के करीब पिघल चुके हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड स्पेस एजेंसी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर एमपीएस बिश, जो हमें बताएंगे कि भौगोलिक स्थिति इस समय हिमालय में क्या है और कितना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर बिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए। तो ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसको कैसे देखते हैं आप? रिपोर्ट समय समय पे आती रहती हैं हिमालयन ग्लेशियर्स के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई हमारे रिसर्चर और साइंटिस्ट ग्लेशियोलॉजिस्ट काम करते हैं तो उनके अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने इंटरप्रिटेशंस होते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक सीमित दायरे तक उनका काम होता है, उसको हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम उसको जनरलाइज कर देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ पूरे हिमालय के लिए, अगर हम चंद ग्लेशियरों पे स्टडी कर रहे हैं तो पूरे हिमालय के लिए उसको इम्प्लीमेंट कर पाना एक थोड़ा मुश्किल सा टास्क होता है। और आसानी से उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है। रही बात किसी पर्टिकुलर ग्लेशियर की, अगर उसमें कोई ऑब्जर्वेशंस कोई ले रहा है, स्टडी कर रहा है, जैसे कि आप एग्जांपल दे रहे हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर पे काम कर रहा है, और गंगोत्री ग्लेशियर एक हमारे भारत का पहला ग्लेशियर है जिसपे सबसे ज़्यादा काम वैज्ञानिकों ने किया है। जीएसआई ने किया है, वाडी इंस्टीट्यूट ने किया है, और बड़े बड़े वैज्ञानिक इंटरनेशनल लेवल के वैज्ञानिकों ने किया है। अपना जीवी पंत हिमालयन एनवायरनमेंट ने किया है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स लोगों ने। रेगुलरली मॉनिटरिंग चल रही है। और उसमें क्या होता है कि अपना अपना कई बार लोगों के अपने मॉडल्स हैं, अपने इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन एक ओवरऑल सिनेरियो जो दिखता है, परसेप्शन जिसको बोलते हैं कि हाँ, ग्लेशियर में कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमी आ रही है। कितनी आ रही है वो फर्क हो सकता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। तो रही बात ग्लेशियर्स की, तो ये एक जनरल परसेप्शन है, और टाइम टू टाइम ये ऑब्जर्वेशंस करने की बात है, और उसके स्नॉट में बेसिकली थोड़ा बहुत कमी तो आई है, जो कि सामान्य तौर पे हम भी, जब मैं एज ए भूवैज्ञानिक फील्ड में जाता हूँ, और मैं फील्ड में गया हूँ, और जब मैंने देखा है कि ग्लेशियर्स की कंडीशंस डे बाय डे उनकी हेल्थ में जो है कहीं कमी आती जा रही है, ये तो बात सत्य है। तो आप ये बात जो आप गंगोत्री ग्लेशियर्स की है, पर्टिकुलरली जो वाडिया ने काम किया है, मैं जानता हूँ कि जब मैं वाडिया इंस्टीट्यूट में था 1985 ऑनवर्ड, तो रेगुलर टीम जाया करती थी। हमारे ठाकुर साहब डायरेक्टर हुआ करते थे, उनके निर्देशन में सुरेंद्र कुमार साहब थे और टीटी गर्गन थे। और सबसे बड़ी बात थी कि तब से लेकर 1985-86 से लेकर आज तक 2000 तक जो काम करने वाला जो वहाँ पे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, डॉक्टर डीपी डोभाल, ही हैज़ गॉट अ वेरी वाइड विजन ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स। सो इसीलिए उनको एल्गोर के साथ जो है टाइम्स मैगजीन में उनको स्पेस दिया गया था। तो मैं उनसे भी जब चर्चा करता हूँ ग्लेशियर के बारे में, तो उनका भी यही कहना है कि यस, ग्लेशियर तो कम ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अब जब हम फोरकास्ट करने की बात करते हैं कि आने वाले इतने सालों में ये ग्लेशियर ख़त्म हो जाएगा, नो, आई एम जस्ट से कि ऐसा कह पाना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले 1500 सालों में गंगोत्री ग्लेशियर विलुप्त हो जाएगा, तो क्या इस आपको लगता है? अभी इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है जहां एक साल में 20 मीटर ग्लेशियर पिघल रहा था, वहीं ये बढ़कर 38 मीटर हर साल बढ़ता जा रहा है। वहीं पिछले एक दशक में 300 मीटर ग्लेशियर पिघल चुका है। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? अब आप देखिए कि यहीं पे कंट्रोवर्सी हो गई है। मतलब जो आपने कहा कि एक साल में 38 मीटर था और अब 300 मीटर 10 साल के अंदर हो गया है। अगर हम बात करें साइंटिफिक स्टडीज़ की, हमारे पास जीवी पंत अल्मोड़ा जो हिमालयन इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट, तो उनके वैज्ञानिक किरत कुमार साहब को मैं जानता हूँ बहुत पहले से। ही इज़ ए वेरी गुड इंजीनियर, वेरी गुड साइंटिस्ट, और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने शुरू में जब ऑब्जर्वेशन ली थी, when I was in the university and we used to visit in the Gangotri and other glaciers of the Himalaya, तो दैट टाइम उनका था 21-22 मीटर पर एनम, राइट। लेकिन आज उनकी खुद की स्टडी है, वो 10 से 12 पे आ गई है। तो अब आप देखिए कि जहाँ वो 30-35, सॉरी, भू विज्ञान का छात्र, और चूंकि हिमालयन ग्लेशियर्स पे 10-15 साल 20 साल हम भी लगातार काम करते रहे हैं, लेकिन मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो हमने पढ़ा भी है, इतने फैक्टर्स हैं कि मैं गिनना चाहूँगा कि भाई उसका स्लोप का डायरेक्शन क्या है। सबसे पहली बात तो कि आपके पास स्टोरेज कितना है, मतलब आपका एक्युमुलेशन जोन कितना है। अगर आपका एक्युमुलेशन जोन बड़ा है
तो स्वाभाविक है मेल्टिंग भी खूब होगा। अगर एक्युमुलेशन जोन ही कम है तो गलेगा कहाँ से? समझ गए कि नहीं भाई? आपके घर में 100 रुपया है तो आप 99 तक खर्च कर लोगे, लेकिन आप पे है ही 1 रुपया तो आप 99 कहाँ से खर्च करोगे? ये फंडा है ना। तो दिस इज द सी नंबर 1 कि एक्युमुलेशन एरिया। नंबर 2 आपका जो उसका जो ग्लेशियर का जो ग्रेडियंट है वो किस ढाल पे है, क्या वो सिमतल में बह रहा है, मूव कर रहा है, या बहुत तीव्र ढाल में बह रहा मूव कर रहा है। तो जैसे हम लोग पिंडारी ग्लेशियर है तो पिंडारी ग्लेशियर का बहुत ढाल तेज है, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि बहुत फास्ट रेट है। लेकिन वहीं हम अगर अब दूसरे ग्लेशियर की बात करें, सतोपंथ या अन्य ग्लेशियर की बात, तो वहाँ पे रेट कम है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि दिशा, उसका एस्पेक्ट क्या है, क्या वो पूरब दिशा की ओर है या पश्चिम, नॉर्थ है या साउथ है, तो ये जो एस्पेक्ट है, स्लोप एस्पेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 4 वहाँ का जो सनसाइन एरिया है कितना है, दिन भर में धूप कितनी रहती है। तो अगर आप ज़्यादा धूप रहेगी तो स्वाभाविक है वो गलेगा, कम धूप होगी तो स्वाभाविक है कि उसका मेल्ट रेट कम होगा। इसी तरह से जमीन की जो चट्टान है जिसके ऊपर वो कौन सी सतह है जिस सतह पे वो ग्लेशियर मूव कर रहा है, उसका कलर कंपोजिशन क्या है, समझ गए ना, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड। क्योंकि जब कई बार क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं डार्क कलर की चट्टानें, तो उनके अंदर लेटेंट हीट होता है, वो अपनी गर्मी ऊर्जा, तो जब वो अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर पास ऑन करते हैं तो ग्लेशियर नीचे से भी मेल्ट होता है, समझ गए ना। तो ऐसे मतलब मैं आपको कितने सारे गिना दूंगा कि बहुत सारे फैक्टर। और बाकी जो आप एक कॉमन थिंग है कि ग्लोबल चेंजिंग क्लाइमेट स्वाभाविक है, उसका भी इम्पैक्ट दिख रहा है। क्योंकि जब मैं तिपरा ग्लेशियर पे काम कर रहा था तो मैंने देखा कि जो ट्री लाइन है उसकी शिफ्टिंग बहुत, उसका फास्ट रेट ऑफ शिफ्टिंग है ट्री लाइन। तो कहीं ना कहीं हमको क्लाइमेटिक चेंज नजर आ रहा है, क्योंकि ट्री इतनी आसानी से शिफ्ट नहीं होता है। बुश हो जाएंगी, ग्रासेज हो जाएंगी, लेकिन ट्री का शिफ्ट होना इज अ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि ट्री लाइन में शिफ्टिंग हो रही है तो डेफिनेटली जो जो हमारा ग्लोबल है इम्पैक्ट है वो भी है। तो ग्लोबल है, माइक्रो लेवल का इम्पैक्ट है ना, लोकल जिसको बोलते हैं लोकल क्लाइमेट, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ग्लेशियर्स को गलने और न गलने का। एक आखिरी सवाल, आप गंगोत्री ग्लेशियर की इस रिपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं, और दूसरा अभी आपके हिसाब से क्या स्थिति है, क्या आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा इस पे ख़राब होने वाली है या विलुप्त होने के कगार पे है जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है, और इस पे क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, मैं किसी की भी स्टडी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उनका काम है, उन्होंने किस तरह से किया है मुझे उसकी बारीकियों का पता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, रही बात कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि अभी हाल फिलहाल में कोई इतनी जल्द आदमी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ग्लेशियर इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बनते हैं, बिगड़ते हैं, प्रकृति में चेंज आते हैं। आप खुद ही देखिए कि जहाँ रिस्पना में पानी नहीं था आपके देहरादून के अंदर, कल परसों से रिस्पना जो है ओवरलोडेड चल रही है। तो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि रिस्पना जो है अपने ओरिजिनल ऋषिपर्णा में आ गई है। तो दिस इज द परसेप्शन, इट चेंज एट द टाइम, समझ गए ना। तो जैसे हम लगेगा कि भाई मौसम में ये सब चीज़ें आ रही हैं, परिवर्तन हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, 10-20 साल तक हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हो सकता है वो फेवरेबल भी हो जाए। तो दिस इज, और पास्ट में हुआ है ऐसे, ग्लोबल चेंजेस आए हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर MPS बिष्ट, जिन्होंने हमें बताया कि जो पर्यावरण है उसमें चेंजेस आते रहते हैं और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में ग्लेशियर्स बढ़ेंगे या पिघलेंगे, ये उस समय के जो क्लाइमेट होगा उसके हिसाब से जो सिचुएशन है वो बता पाएगी। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।